हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुनेट क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर करेंगे बच्चों 7, 8, 9, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनके बच्चों मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आपके करा दिए हैं। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा है बच्चों मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप देखिए, जब भी आप बच्चों डिमांड की बात करेंगे, डिमांड हमेशा होती है बायर के कॉन्टेक्स्ट में। यानी जब भी आप वर्ड सुने डिमांड, डिमांड का मतलब होता है कि भाई साहब यहां पे बायर कुछ बाय करने की बात करेगा। वहीं जब आप सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई के केस में आप बात कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर की। अब मैंने वर्ड लिखा एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब हो गया टोटल, यानी अगर एग्रीगेट की मैं सिंपल वर्ड बोलूं तो एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चों टोटल। तो ये टोटल डिमांड की बात कर रहा होगा एक इकोनॉमी में। तो डिमांड कौन कौन से प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? ये करते हैं केवल और केवल फाइनल गुड्स। क्योंकि जब मैंने चैप्टर नंबर 2 कराया था आपको, तो मैंने बताया था कि जब फाइनल गुड्स या सर्विसेज आपके डिमांड क्रिएट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स एक बाउंड्री वॉल से बाहर नहीं गए तो वो डिमांड क्रिएट नहीं करते। पढ़ेंगे बच्चों, एग्रीगेट डिमांड दैट मींस एडी रेफर्स टू, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी टोटल वैल्यू की बात कर रहा है बच्चों सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज। विच, कौन से सेक्टर की बात कर रहा है, एक गुड की बात कर रहा है ये, या एक सर्विसेज की बात कर रहा है ये, या पूरे सेक्टर्स की बात कर रहा है? ये बात करेगा ऑल द सेक्टर्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों इन टोटलिटी। फिर से पढ़ेंगे एक बार, एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income, एक given level of income पे during a period of one accounting year। अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि एक इकोनॉमी में एक साल में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, जो बाय करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। डिमांड अगर आप बात करते थे एक सेक्टर की बात करते थे, यहां पे सारे के सारे सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब एग्रीगेट डिमांड के बच्चों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, पहला हो गया बच्चों हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करेगा उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी जब आप बात करेंगे प्राइवेट की, हाउस होल्ड, ये होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे आप और हम, अगर आप और हम जैसे ये पेन लेके आते हैं बेटे, तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं। और अगर बात करूं, मैं कोई खाने पीने की चीज की बात करूं, या शर्ट की बात करूं, ट्राउजर की बात करूं, कोई भी बात, जब जो कंज्यूमर होता है अल्टीमेट कंज्यूमर, उसको मतलब होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। तो ये है कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने अपने जो पैसे मेरे पास आए, मैंने खराब और उसको उड़ाया नहीं, मैंने उठा के बैंक में एफडी कर दी। क्या बात कर रहा हूं मैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब आपने एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी तो यहां पे क्या बोला था आपने? ऑल द सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर। पहला भाई साहब हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। लास्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है, आपके लिए कुछ स्कीम्स लेके आ रही है, आपको सब्सिडीज दे रही है, कंसेशन दे रही है आपको, तो ये किसका पार्ट है बच्चों? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। तो ये भी कहां कवर होगा? एग्रीगेट डिमांड में। इसका मतलब बच्चों दो ही सेक्टर होते हैं, पहला प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। तो एग्रीगेट डिमांड ने प्राइवेट को भी कवर कर लिया, एग्रीगेट डिमांड ने गवर्नमेंट को भी कवर कर लिया। अब उसने आपको बताया कि अगर आप कोई खर्चा नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, तब भी हम मानेंगे एग्रीगेट डिमांड।
और लास्ट है बच्चों बाहर की बात। ये तीनों बातें किस कॉन्टेक्स्ट में थी, यानी फर्स्ट 2 3 ये था बच्चों डोमेस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में, जब आप बात कर रहे थे डोमेस्टिक। अब फोर्थ कह रहा है भाई साहब नेट एक्सपोर्ट, यानी टोटल एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट लेस कर दें तो जो नेट एक्सपोर्ट आएगा वो भी यहां पे कवर होगा। इसका मतलब अगर बेटा मैं सिंपल आपसे बात करूं, हाँ जी, तो एडी का मतलब क्या हुआ यहां पे देखिए फटाफट। एडी का मतलब हुआ एग्रीगेट डिमांड। उसमें क्या क्या कवर हो रहा है, सी मींस कंजम्पशन, आई मींस इन्वेस्टमेंट, जी मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। अब अगर हम बात कर रहे हैं केवल 2 सेक्टर मॉडल की, 2 सेक्टर मॉडल, कभी कभी सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए लिख दिया बच्चों में। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों 2 सेक्टर मॉडल की, तो उस केस में जो एडी होगा, एडी किसके बराबर होगा बेटा, एडी बराबर होगा सी प्लस आई। सी का मतलब क्या होता है बेटा, सी का मतलब बहुत सिंपल सा दिखाई देगा कंजम्पशन, और आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जब आपने फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों 2 सेक्टर के, वहां आपने पढ़ा था एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, आया याद। तो ये है आपका फॉर्मूला। और जब आप बात करेंगे टोटल कंपोनेंट्स की, तो उसमें 4 चीजें कवर होगी। फटाफट याद हो गया होगा सर, रिवीजन कर लो फटाफट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब सारे सेक्टर क्या कर रहे हैं बेटे, प्लानिंग कर रहे हैं। देखो प्लान होता है एग्रीगेट में, डिमांड हमेशा एक्चुअल की बात नहीं करता, एस्टिमेशन की बात करता है। प्लानिंग टू बाई इन एन इकोनॉमी, एक फाइनेंशियल ईयर की बात करी, कंपोनेंट समझा दिए। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो गया बेटा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं बेटे। अभी हमने बात कर ली बच्चों सप्लाई। तो सप्लाई, जितने भी आप सप्लाई की बात करेंगे, सप्लाई हमेशा बेटा किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, सप्लाई बच्चों हमेशा होगा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में। क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई, बिल्कुल सेम टू सेम। यहां भी बात करेगा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज की। देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट, अब कौन करेगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड। समझ में आया, दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। वहां पे कंज्यूमर क्या करते थे बेटे, ऑल सेक्टर्स प्लानिंग टू बाई, यहां पे प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इन एन इकोनॉमी। तो जब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, एग्रीगेट सप्लाई को बोलते हैं आपको नेशनल इनकम। देखो 2 ही तरीके होते हैं बेटा हमारे पास। अगर आप सिंपल बातें करें तो इनकम को कंज्यूम करने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप इनकम को कंज्यूम कर जाइए, खत्म कर दीजिए कंजम्पशन, या उठा के सेव कर लीजिए। तो जब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो यहां लिखा हुआ है बच्चों y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दैट इज इक्वल टू C प्लस S। C मींस कंजम्पशन, S मींस सेविंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटे, एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट एंड सप्लाई। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीधा आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। देखो जब आप बात करोगे एपीसी की, कल मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे वहां पे समझाया था आपको। तो एपीसी क्या होता है बेटा, देखो ये C अपॉन वाई, यानी अगर आपके पास 500 रुपए थे, ध्यान समझना, अगर आपके पास 500 रुपए की आपकी इनकम थी और 200 आपने खर्च कर दिए, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। फिर सुनो, आपके पास कितने थे बेटे, 500 थे, 200 खर्च कर दिए, सिंपल निकालो। आप कहोगे जी मेरे पास 0.4 की एपीसी है, यानी अगर मैं 1000 रुपए कमाऊंगा तो 400 रुपए में खर्च कर देता हूं। इसलिए फॉर्मूला है C अपॉन वाई। तो जब भी आप बात करेंगे बेटे, इसकी बात करते हैं बेटे फर्स्ट की, एपीसी इज इक्वल टू C अपॉन वाई। वहीं पे जब आप एमपीसी की बात करते हैं, ये क्या होता है, डेल्टा है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कल बात की थी इसकी, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। सेकंड मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रेशियो होता है ये C और Y का एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल तरीका। कोई कहता है भाई व्हाट इज एपीसी,
तो एपीसी मींस इज रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड, जब आप बात करते हैं बच्चों एमपीसी की, तो ये रेशियो किसका होता है? सेम टू सेम लिखेंगे। रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अभी हमने बात की थी ये डेल्टा है बेटा, ध्यान से करना इसको, है ना बच्चों। चलो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये यहां एट पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज हो रहा है। थर्ड करेंगे बेटा वैल्यू। एपीसी क्या हो सकता है बेटा? एपीसी कैन बी मोर देन 1, जहां तक ब्रेक इवन नहीं आता। ध्यान से समझो, मैंने आपको समझाया था कुछ होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, चाहे आप इनकम करें चाहे आप इनकम ना करें, ये खर्चा तो करना ही करना है। इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी एक ब्रेक इवन तक जब तक आप बचाना शुरू नहीं कर देते, वहां तक क्या होगा बेटा? खर्चा होता जाएगा। अगर खर्चा होगा जाएगा तो ये मोर देन 1 हो सकता है, यस, लेकिन एमपीसी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपकी चेंज, अगर देखो ध्यान सुनो, मैंने आपसे बोला इस केस में कि कुछ ना कुछ खर्चा, जैसे मैं कुछ अगर कमा नहीं रहा, अगर सिंपल मान के चलते हैं, लेकिन रोटी पानी ये तो चाहिए ना मेरे को बेटे, तो ये कंजम्पशन तो होगा ही होगा, एपीसी की बात हो गई। लेकिन अगर मैंने कमाए 500 रुपए एक्स्ट्रा, तो क्या मैं एक्स्ट्रा 600 खर्च कर सकता हूं? द आंसर इज नो। इसलिए लिखा हुआ है द एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1 एज चेंज इन द कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। अगर आपने एडिशनल 500 रुपए कमाए तो आप मैक्सिमम 500 ही खर्च कर सकते हैं। क्या 600 करके आ जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको कवर कर रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन ने। एंड लास्ट पॉइंट है रेस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी कम होता जाता है। क्यों? आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलरेडी कवर हो गया, अब आप सेव करना शुरू करेंगे। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल, गिरता है बट अ रेट लेस देन एपीसी। याद कर लेना अच्छे से, इनकम अगर इंक्रीज होती है एपीसी कम होगा, क्योंकि अब आप सेविंग करेंगे, बट एट अ रेट लेस देन एमपीसी। वहीं जब इनकम इंक्रीज होती है, अब क्या होगा बेटा? एमपीसी ऑल्सो फास्ट गिरेगा, लेकिन किससे तेज गिरेगा? एपीसी से। इसका मतलब एमपीसी बहुत तेजी से कम होता है और एपीसी किससे कम होता है बेटा? एमपीसी से कम होता है। आई होप लिख के आ जाओगे बेटे। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। फटाफट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, जब आप बात करोगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट refers to the investment which depends on the profit expectation and is directly influenced by the income level. It is elastic, increases with the increase in income. देखो ध्यान सुनते हैं बेटे, ये ऐसे बात कर लेते हैं। यहां पे ये है आपकी इनकम और ये है लेट्स से आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे आपने 100 रुपए कमाए और 10 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब यहां पे आपने 200 कमाए तो यहां इन्वेस्ट कर दिए, यहां पे कम कमाए तो कम करें। क्या समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब जब हम बात करेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इनकम। अगर आप कम कमाएंगे कम जमा करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं, कोई बंदा एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि सैलरी क्लास एम्प्लॉय है या बिजनेस करता है, किसी महीने 20 कमा रहा है, 20,000 2,000 इन्वेस्ट कर दिए। अगर उसे 10% करना है, 50,000 कमाए 5,000 कर दिए, 10 कमाए 1,000 कर दिया। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब आप पैसे कमाएंगे तब आप इन्वेस्ट कर देंगे। जब आप बात करेंगे ऑटोनोमस, देखो बच्चों ऑटोनोमस में क्या होगा, ये अगर इन्वेस्टमेंट यहां पे है तो इन्वेस्टमेंट आप यहीं पे ही करेंगे इस लेवल पे। चाहे इनकम यहां कमा रहे हो तब भी इतना, इधर कमाया तब भी इतना, यहां कमाया तब भी इतना। इसका मतलब जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है तो वो होता है इनकम इलास्टिक। इनकम के चेंज होने पे, इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने पे डिक्रीज होता है। वहीं जब आप बात करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट refers to the investment
which is not affected by the change of level of income. It is induced solely by profit motive. It is income inelastic. It is not influenced by the change in income. सीधा टॉपिक आ सकता है एमसीक्यू में भी, डिफरेंस में भी, करके आ जाना। चलिए जी, अब देखेंगे बेटे, देखो यहां दिख रही है, ये आंटी नहीं है बेटे, कभी आंटी पढ़ दो। एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, वन लाइनर बताऊंगा, सिर्फ वन लाइनर। जब आप बात करेंगे एक्स एंड सेविंग की, तो ये क्या होगा बेटा, ध्यान से रुको, प्लान्स टू सेव। तो एग्रीगेट डिमांड में भी क्या कर रहे थे आप, प्लान टू बाई, वो भी क्या कर रहा, सप्लाई में प्लान टू सप्लाई। ये क्या है, प्लान टू। आप सोच रहे हो बस, जब आप एक्स एंड की बात करेंगे यहां पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अगर कल की डेट में मैं 50,000 रुपए कमाऊंगा नेक्स्ट मंथ में, तो मैं 20,000 इन्वेस्ट करूंगा, 20,000 सेव करूंगा। तो ये है एक्स एंड। पढ़ेंगे, एक्स एंड सेविंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड, क्योंकि सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड और सेवर, प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब कौन सी बात कर रहा है बेटा, सिर्फ एस्टिमेशन है। जब आप बात करोगे एक्स इन्वेस्टमेंट की, एक्स एंड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट। एक एक वर्ड्स याद कर लेना, यानी एक्स एंड सेविंग हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो वो सोच रहे हैं हमें सेव करना है, और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट जो फर्म सोच रही है हमें इन्वेस्ट करना है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। लिख के आ जाओगे। तो एक्स एंड का मतलब हो गया बेटा नॉट एक्चुअल, है ना, ये हो गई केवल और केवल प्लानिंग। चलिए जी, अब इसका अगला टॉपिक है बच्चों एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। अभी तक एक्स एंड जब आप बात कर रहे थे तो वो क्या था बच्चों, वो था नॉट रियलाइज्ड, नॉट एक्चुअल। ये है रियलाइज्ड और एक्चुअल। एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी, और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और वो कहता है कि भाई साहब मुझे अगले महीने 30,000 रुपए सेव करने हैं, लेकिन वो एक्चुअल में 10,000 ही सेव कर पाता है, तो इस केस में जो 30,000 होंगे जो सेविंग थी वो है एक्स एंड सेविंग, और जो एक्चुअल सेव है 10,000 वो है एक्स पोस्ट सेविंग। ठीक है बच्चों। लास्ट टॉपिक बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों उसमें से आ सकता है, कोशिश करेंगे देखने की। चलिए जी, ये है बच्चों मॉनेटरी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी, यानी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस बेटे, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको कराया भी था, जब आपको मैंने कौन सा चैप्टर कराया था, बैंकिंग वाला। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मॉनेटरी पॉलिसी एडॉप्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों बेटा, फॉर क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। पढ़ाया था ये तो आसान सा है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक करेगा, क्यों करेगा, क्रेडिट कंट्रोल के लिए, मनी सप्लाई के लिए। वहीं जब आप फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो ये करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या चेंज करने के लिए, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। इसका मतलब जब मनी सप्लाई आरबीआई कंट्रोल करती है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं जब मनी सप्लाई गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है तो उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। चलिए जी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक। वहीं फिस्कल क्या बनाता है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। चलिए जी नेक्स्ट, टूल्स क्या क्या होते हैं बेटा, टूल्स हम इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, देखिए बच्चा ये ऑलरेडी पढ़ रखे आपने। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 10 जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था। अब जब आप बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होते हैं बेटे, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आती है,
तो ये बातें करेगी बेटा रेवेन्यू टैक्सेस की। क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी लेके आ रही है, कोई रेवेन्यू पॉलिसी मतलब टैक्स की पॉलिसी, पब्लिक बोरोइंग या डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग अगर आपको याद आता हो बेटा, ये हमने करा था गवर्नमेंट बजट में, देन है इसका मतलब जो सिंपल बातें करें, जब मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई तो बन जाती है मॉनेटरी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा तो फिस्कल। ये कौन रेल करेगा बेटा, मॉनेटरी, मॉनेटरी में सेंट्रल में, फिस्कल में गवर्नमेंट। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कौन कर रहा होगा बेटा, ये सारे टूल्स आएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। वही जो फिस्कल पॉलिसी होगी तो वो आपको बताएगी बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक बोरोइंग, रेवेन्यू पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एंड देन थैंक यू। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। हमने चैप्टर नंबर 7, 8, 9 इनकी थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिकल भी। आई होप ये आपके लिए रेलिवेंट होगा। थैंक यू बच्चों।